हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 27th ऑफ मार्च। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा तमिलनाडु असेंबली रीअडॉप्ट्स बिल अगेंस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो यहाँ पे हम इस बिल के बारे में भी देखेंगे, साथ साथ में ऑनलाइन गैम्बलिंग से पॉलिटी में जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसा कि आपको पता होगा कि लॉटरी और बेटिंग काइंड का ही चीजें हैं, बट इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि पहले इसको अडॉप्ट 2022 में करा गया और इस बिल को बाद में गवर्नर के द्वारा रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, ये पता करके कि ये संविधान का वायलेशन कर रहा है और साथ साथ में जो भी कोर्ट के जुड़े जजमेंट्स हैं उनके खिलाफ में भी ये है। इसके बाद में क्या हुआ कि एक स्टेट लेवल स्टडी बिठाई जाती है तमिलनाडु में और वहां पे ऑनलाइन गैम्बलिंग का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है इंडिविजुअल लेवल पे। किस किस तरीके से कि लॉस ऑफ जॉब्स देखने को मिलता है, लोग दिन भर लगे पड़े रहते हैं काम धंधा छोड़ करके, तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो इंपैक्ट होता है। इसके अलावा आप देखोगे मेंटल हेल्थ इश्यूज, अब कहीं ना कहीं सट्टेबाजी कर रहे हैं, पैसे जीत हार लगे हैं, तो इसमें फाइनेंशियल इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आता है। साथ साथ आप देखोगे तो सीवियर डेट, जैसा कि आपको बताए कि अब यहाँ पे सट्टेबाजी है तो पैसे लगा रहे हैं दांव पे, और जब पैसे लगा रहे हैं, पैसे हो सकता है कई बार नहीं रहेंगे, लेकिन जब इसकी नशा ये हो जाता है, लत सा लग जाता है, तो फिर वहां पे लोग उधारी भी लेने लग जाते हैं ताकि वो गेम खेलें और एक बार, बस एक बार वो जीतने का जो रह जाता है उस फासले को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा फैमिली और सोसाइटल लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे फैमिली में वायलेंस होने लग जाता है। जाहिर सी बात है, अब अगर वो घर में जाता है इंसान, अब उसके स्पाउस के साथ उसका फाइट हो सकता है, पेरेंट्स के साथ में हो सकता है कि ये आदतें गलत हैं और उसको वही सही लगता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फैमिली वायलेंस भी देखने को बढ़ जाता है और फेक आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल होने लग जाता है। तो ये कुछ मेंस के लिए आप इनको कोट कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके बेटिंग करना, ठीक है, बेटिंग करना और इससे पैसे अर्न करना। तो जहां तक कि आप जानते होंगे कहीं ना कहीं जैसे ऑफलाइन गैम्बलिंग भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है कुछ ऐसे गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां आप ऑनलाइन बोली सट्टा लगा सकते हो और पैसे कमा सकते हो। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो ग्रे एरिया में है, यानी कि बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं किया गया है। पब्लिक गेमिंग एक्ट है बहुत पुराना, आप देखोगे तो 1867 का है, मतलब हम यहाँ पे 2023 में खड़े हैं और ये एक्ट आप देखोगे तो लगभग 150 साल से भी ज्यादा हो चुका है और अब तक ये एक्ट उसी तरीके से चल रहा है। तो ये सेंटर ने उस वक्त लाया था जहां पे एक्सक्लूड करता है गेम्स ऑफ स्किल, लैक्स क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट गेम्स आर। ठीक है, अब जैसे कि आप देखोगे ये जो एक्ट है बेसिकली पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, इस एक्ट में गेम्स तो कवर किया गया है लेकिन इसने एक्सक्लूड कर दिया कौन से गेम्स को, गेम्स ऑफ स्किल। अच्छा, ये गेम्स ऑफ स्किल की परिभाषा क्या है भाई? फिर तो गेम्स ऑफ स्किल की कोई परिभाषा भी नहीं है और इस वजह से ये थोड़ा सा ग्रे एरिया में रह जाता है। स्किल आप क्या बताओगे? स्किल का तो डेफिनेशन सबका अलग अलग है ना, और सबका नजरिया भी अलग है स्किल को देखने का, तो ये स्किल शब्द अपने आप में काफी वेग है। बैटिंग और गैम्बलिंग जो है वो मेंशन किया गया है लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल में। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे तो राज्य जो है वो एक्सक्लूसिव पावर है उनके रेगुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट का पार्ट है और राज्य के पास में ही ये कंट्रोल होता है और ये 7th शेड्यूल में है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ जाता है, कई बार आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा, 4-5 ऑप्शंस होगा और वहां पे लिखा रहेगा कि उसमें एक होगा कि आप बेटिंग और गैम्बलिंग जो है वो कौन से हिस्से का पार्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए ये 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो कुछ राज्यों ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है और इसके साथ साथ आप देखोगे तो तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सब ने ऑनलाइन गेम्स को बैन करने का लॉ पास कर रखा है इंक्लूडिंग गेम्स ऑफ स्किल, तो उसी रास्ते पे ये भी है। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो भी इशू किए हैं ड्राफ्ट रूल्स ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में। नाउ दूसरे टॉपिक पे आते हैं। भारत ने रिजेक्ट कर दिया है जॉनसन एंड जॉनसन का जो अटेम्प्ट था, उन्होंने एक्चुअली वो अपना जो लाइफ सेविंग टीबी ड्रग है, ठीक है, एक्चुअली टीबी जो है जो बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इवन भारत एलिमिनेट 2025 तक करना चाहता है और WHO 2030 तक। तो जॉनसन एंड जॉनसन का एक लाइफ सेविंग ड्रग था, उस पर वो मोनोपोली अपना बढ़ाना चाहता था, उसी को लेकर के यहाँ पे भारत ने उसके इस मोनोपोली को रिजेक्ट कर दिया है। लेटेस्ट पेटेंट एवरग्रीनिंग अटेम्प्ट ट्राई किया गया, वो पेटेंट लेना चाहते थे जॉनसन एंड जॉनसन, किसके लिए? बेडा क्विलाइन, जो कि एक क्रूशियल ड्रग है, यह ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए। तो डायरेक्ट सवाल अगेन साइंस एंड टेक में वन लाइनर भी पूछा जाता है, बेडा क्विनाइन वाज इन न्यूज
विथ विच प्रोफेशन या समथिंग रिलेटेड टू इट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इज आर करेक्ट। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये बेडाक्विलाइन जो है वो एक क्रूशियल ड्रग है जिसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में किया जाता है। अभी पेटेंट एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? तो ये प्रैक्टिस होता है जिसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल फर्म्स, जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, वो करती हैं ताकि किसी दवाई का जो पेटेंट उनको मिला है उसको वो बढ़ा सके। आमतौर पर जो पेटेंट होता है वो 20 साल के आसपास का होता है, ठीक है, लेकिन कई बार कंपनीज उस प्रोसेस में इतना पैसा लगा देती हैं और उस 20 साल में इतना उनका प्रॉफिट होता है कि उनका मन उससे भरता नहीं है, तो वो चाहते हैं कि ये पेटेंट और ज्यादा समय तक एक्सटेंड करा सके ताकि उस पर अधिकार सिर्फ उन्हीं का हो। और इसी चीज को भारत सरकार ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो पेटेंट लिया था वो वहीं तक एंड हो जाता है, अब आपको एक्सटेंड करके नहीं मिलेगा। और इस वजह से यहाँ पे आपको जैसा कि पता ही होगा भारत में काफी ज्यादा टीबी के केसेस हैं, तो इस वजह से इसको रोका गया है। सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का, जो कि कहता है कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को रोकता है, हमेशा के लिए जो पेटेंट्स हैं वो नहीं होना चाहिए। और ये पेशेंट जो पेटेंट्स हैं उनको बार करता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब नए तरीके से एक्चुअली क्या होगा कि देखिए अगर कोई कंपनी सिर्फ उसी पेटेंट का इस्तेमाल कर करके उसी दवाई को 20 साल 30 साल खींचती रहेगी, तो क्या आपको लगता है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे, हम नई दवाइयों की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इस कंपनी का पेटेंट खत्म हो जाएगा तो ये कंपनी किसी और फील्ड में काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का, जो कि एवरग्रीनिंग को रोकता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था एक एप्लीकेशन, जो कि एक नोवार्टिस करके कंपनी है, स्विस ड्रग मेकर है, जो कि एंटी कैंसर दवाइयां बनाती है, ग्लाइवेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो दवाइयों का नाम पढ़ा है, एक तो बेडाक्विलाइन जो कि टीबी के ट्रीटमेंट से है और दूसरा ग्लाइवेक जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट से है, और इसको क्वालिफाई नहीं किया गया था पेटेंटेबल इन्वेंशन में। साथ साथ में आप देखोगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए अगर आप किसी चीज के पेटेंट को रोकते हो मतलब पूरा हो गया, अभी उसको एवरग्रीनिंग से आप रोक रहे हो कि जिंदगी भर का टैग वो लेकर के ना घूमता रहे, तो जाहिर सी बात है इससे ड्रग का कॉस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि अब वो फॉर्मुलेशन दूसरी कंपनियां भी जान जाएंगी और अब उसका इस्तेमाल करके वो मार्केट में अपनी दवाइयां भी ला सकेंगी। हो सकता है जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां भी आ सकती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका दाम कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में मोनोपोली अब नहीं है। साथ साथ आप देखोगे तो वाइडर एक्सेस भी होता है जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। भारत में इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल तभी होगा जब अगर वो नोवेल हो, यानी कि नया हो, और वो जो इन्वेंटिव स्टेप होगा वो नॉन ऑब्वियस होगा। इसके अलावा कैपेबिलिटी है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का, और इसके अलावा आप देखोगे कि ये अट्रैक्ट नहीं करेगा प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ IPA, इंडियन पेटेंट एक्ट। और जो टर्म है एवरी पेटेंट का भारत में वो 20 इयर्स है डेट से ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, जैसा कि आपको हम बताएं कि 20 साल तक का होता है जो कि पेटेंट का समय होता है। थर्ड हमारा टॉपिक है ग्रीन शू ऑप्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि वो एक्सरसाइज करेंगे ग्रीन शू ऑप्शन को, ताकि वो ऑफर फॉर सेल ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो इसी वजह से नाउ इसको ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन भी कहा जाता है। ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो एक ऑप्शन है जो कि अवेलेबल कराया गया है अंडर राइटर्स को, कि वो अपना एडिशनल जो शेयर है IPO में उसको वो बेच सके। IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी को अगर पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने बॉन्ड्स को IPO में उतारते हैं और फिर उससे पैसा को वो कलेक्ट करते हैं। IPO जो है वो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है पब्लिक में, और ये प्राइमरी मार्केट में किया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में नहीं किया जाता, ये प्राइमरी मार्केट में किया जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल प्रीलिम्स में डायरेक्ट आते हैं। रीजन बीइंग आई एम सेइंग आप इस लेक्चर को सिंसियरली अटेंड करिए। अंडर राइटर्स को अलाउ किया गया कि वो 15% या उससे ज्यादा का शेयर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बेच सकते हैं, लेकिन ये 30 दिन के अंदर अंदर में होना चाहिए। ऑफरिंग के IPO के 30 दिन के अंदर अंदर 15% तक का शेयर। नेक्स्ट टॉपिक है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, ये उसका लोगो है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार ने 2015 के नोटिफिकेशन से लाया था। कौन से एक्ट से आया था? कंपनीज एक्ट 2013। किस लिए आया था? तो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को टैकल करेगा, और ये कंपनीज एक्ट 2013 से आया था। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली ही होगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टिगेट करना, जहां पे कहीं पे भी इंटर डिपार्टमेंटल अगर केसेस हैं
और पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, मुंबई है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टेरान 1 रॉकेट। तो टेरान 1 जो है वो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है जो कि अपने ऑर्बिट में पहुंचने में ऑल्दो फेल कर गया है। लेकिन सवाल क्या आएगा, टेरान 1 क्या है? तो टेरान 1 वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट होगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। नाउ 3D प्रिंटिंग जो है या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग वगैरह का, ताकि प्रोटोटाइप्स बना सके। टेरान 1 को डिजाइन किया था ताकि वो लाइट वेट सैटेलाइट्स को ऑर्बिटल स्पेस में ले जा सके, और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन होगा। और कहीं ना कहीं इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने इसको बनाया था, मतलब ये भारत का ही था। खैर अच्छी बात है, हमारे स्टार्टअप्स फेल करके ही सक्सेसफुल होना सीखते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स फेल करते हैं, कोई बात नहीं है, उन फेलियर्स से सीखना है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं और दुनिया का अजूबा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिकनेस है और हमें वेलकम करना चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स का और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही लग करके लोग आगे बढ़ते रहें और यही इसी वजह से हमारा देश आगे भी जाएगा। और ये फुल्ली डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत में और इसको नवंबर 2022 में टेस्ट किया गया। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा ऑल्दो तो 5 ही रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसा कि हमने आपसे कहा है, जिस दिन ज्यादा होगा उस दिन 7-8 भी होगा, बट आपका सपोर्ट बस बना रहे। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए, और बाकी जो हमारा वर्ल्ड अफेयर्स का भी वीडियोस आता है और रिलेटेबल वीडियोस आप तक अगर हेल्प हो तो बाकी लोगों को भी भेजते रहना। नाउ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने वार्न करा है कि जो खंडगिरी और उदयगिरी केव्स है वो कहीं ना कहीं इरोड हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रहा है पिछले 10 सालों में। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स आपको देखने को मिल जाएगा कलिंग किंग जो है खरावेला, उनके समय में देखने को मिल जाएगा 1st and 2nd सेंचुरीज BC। तो डायनेस्टी याद रखिए, कलिंग और राजा कौन थे? खरावेला। टाइम पीरियड 1st and 2nd सेंचुरीज BCE, भुवनेश्वर वाले रीजन में यानी कि ओडिशा वाले रीजन में। 7वें से 12वें सेंचुरीज के बीच में उदयगिरी, जिसको माधवपुरा महावीरा भी कहा जाता है, वहां पे मेजर ये बुद्धिस्ट सेंटर भी है। आपको याद रखना होगा कि ये एक बुद्धिस्ट सेंटर भी है, सवाल ऐसे भी आता है। इसके अलावा आप देखोगे उदयगिरी में कुल 18 केव्स हैं और खंडगिरी में 15। तो दोनों का नंबर आपको नहीं याद रखना है, लेकिन उदयगिरी में ज्यादा हैं और हर केव्स में अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, ब्राह्मी भाषा में या देवनागरी स्क्रिप्ट में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है काफी फेमस, अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जया विजया गुम्फा, मनकापुरी गुम्फा, ये सारे कुछ है, आप बाकी का पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें हाथी गुम्फा काफी फेमस है। और ये आपके सामने जो तस्वीर है बेसिकली यही खंडगिरी और उदयगिरी है जो काफी तेजी से इरोड हो रहा है और इसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का आपको करंट अफेयर्स काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी नया कुछ जानने को मिला होगा। हर तरीके से वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ever you could get on the YouTube channel, but for that you just need to support us consistently, and that is without you impossible. So please support as much as you can, and if you appreciate our videos, like, subscribe and comment what you else require. Bye bye, take care and Jai Hind.